जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की खूब अच्छे से हंसते मुस्कुराते स्माइलिंग मोड में कवर कर चुके हैं। अब इसी से एसोसिएटेड नई ब्रांच हम लोग पढ़ने के लिए उतरे हैं, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इसमें 3 फिनोमेना स्टडी करनी है। 3 घटनाओं से हम लोग रूबरू होना है: इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डायफ्रैक्शन, विवर्तन, एंड थर्ड वन विद द लास्ट वन विद द पोलराइजेशन। देहाती में ध्रुवण कहते हैं। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये हेडिंग डालते हैं। इसका जो सिलेबस है वो हम लोग काउंट करते हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस से भी पहले थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, हालांकि उसको लास्ट में बताएंगे। वो है हाइगेंस थ्योरी। हाइगेंस थ्योरी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन and last with the polarization. पोलराइजेशन 3 फिनोमेना स्टडी करनी है। इसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं, हाइगेन थ्योरी। पहले शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं इंटरफेरेंस से, फिर हाइगेंस की थ्योरी भी सीखा जाएगा। थोड़ी सी प्रोजाइक चीज़ें जो कम इंटरेस्टिंग है उसको बाद में बताते हैं। जब आपका इंटरेस्ट खूब डेवलप हो जाएगा, पकड़ बन जाएगी, तब आपको धीरे से पकड़ा देंगे। पढ़ना सब है। तो शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस से, व्यतिकरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही बोल सकते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस है। पढ़ना सब। लीजिए, टॉपिक का नाम डालते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये पहला टॉपिक होगा हम लोगों का। और इंटरफेरेंस सीखने से पहले एक प्रिंसिपल है। पहले इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ी सी बातें सीख लेते, फिर इंटरफेरेंस वाली हेडिंग को डिलीट करेंगे, नई हेडिंग सिखाएंगे जो जरूरी है। यही टॉपिक पढ़ना है हम लोगों का। चलिए, इंटरफेरेंस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरफियर। इंटरफियर से आप लोग परिचित हो। इंटरफियर करना मीन्स टांग लड़ाना। इंटरफियर मतलब टांग लड़ाना। अच्छा, टांग लड़ाने मतलब ये पैर लड़ाने वाली बात नहीं, पैर नहीं लड़ा देना। इंटरफियर का सही मतलब है 2 लोग जैसे आपस में से बतिया रहे हो, ऐसे एक दूसरे की तरफ से खड़े हो बतिया रहे हो, हाथ बांध करके, काफ़ी लंबी चर्चा चल रही हो, और आप बीच में पहुँच कर करें रुकिए रुकिए, ठहरिए, पहले हमारी बात सुनिए, है कि नहीं? तो दिस बी द इंटरफेरेंस। 2 लोग वार्तालाप कर रहे हैं, बीच में आप से हाथ रोक कर करें, पहले हमारी बात सुनिए आप। तो ये इंटरफेरेंस है, ये बाधा डालना, यही है। अच्छा, इंटरफेरेंस यहाँ पर वेव में हम लोग सीखेंगे। इंटरफेरेंस इन केस ऑफ वेव और इंटरफेरेंस इन केस ऑफ लाइट। और वेव में कौन सी वेव? साउंड वेव। साउंड वेव और लाइट वेव में इंटरफेरेंस सीखना है। तो इंटरफेरेंस पहले जनरल टॉपिक स्टडी करते हैं, फिर स्पेशलाइज आते हैं। ऑप्टिक्स की वेव ऑप्टिक्स में सीख रहे हैं तो लाइट वाला इंटरफेरेंस डील करेंगे हम लोग। पहले जनरल इंटरफेरेंस आपको सिखा देंगे। तो इंटरफेरेंस की देहाती मीनिंग है बाधा डाला, बाधा डालना। व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस जो डेवलप होता है वो अब हम समझाने का प्रयास करें कैसे, क्या चीज़ है ये। जैसे लाग वाला सिस्टम आप लोग देखे होंगे, भरत मिलाप का। भरत मिलाप के सिस्टम में उसमें ये लंबा सा रोड है, इस तरफ रोड के एक तरफ तमाम ऐसे डीजे वाले सिस्टम से बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगे हुए हैं। खूब लंबा सा रोड है, दूसरी तरफ भी रोड के इधर भी मुँह किए हुए एक दूसरे की फेसिंग करते हुए बड़ा कंपटीशन होता है।
कंपटीशन होता है, दो दो डीजे सिस्टम बजते हैं और दोनों में अलग अलग गाने बजते हैं, है कि नहीं? और जो ऑडियंस होते हैं एकदम सुनने के लिए एकदम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा गाना सुने, इधर अमिताभ बच्चन वाला घुंघरू वाला सुने कि इधर वाला होली वाला सुने, समझ ही नहीं पाते हैं, है ना? दो दो तरह के अलग अलग गाने बजते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें सबको तकलीफ़ होती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, सबको तकलीफ़ होती हो, साउंड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, लाउडनेस। और जो बीच का गलियारा है, जो पासेज है, रोड है, उससे जैसे ही ऐसे मूव करते हुए जाते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं पर साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा और कहीं कहीं पर कम, कहीं कहीं मतलब प्लेस टू प्लेस, पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी बढ़ती है, कहीं पर घट जाती है, जान लीजिए। और एक और होता है वेव का आपस में मिलना, एक और तरीके से होता है। वो ऐसा होता है कि जैसे कहीं आपके बगल में कोई भाव भजन हो रहा है, हर कीर्तन हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है और हवाएं एकदम शांत हैं, मौसम एकदम बिल्कुल शांत है, कोई आंधी तूफान की स्थिति नहीं है, आप अपने छत पर बैठ करके चाय पीने का आनंद ले रहे हैं और जैसे ही बगल से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, जो म्यूजिकल टोन निकल रही है, आप एक चेयर पर एक ही जगह बैठे हुए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो ध्वनि निकल रही है, जो साउंड आप तक पहुंच रही है कानों तक, कभी कभार बहुत तेज होती है, हरे रामा हरे कृष्णा बहुत तेजी सुनाई देता है, कभी कभार एकदम धीरे धीरे सुनाई देता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेस नहीं बदल रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कभी कभी इंटेंसिटी ज़्यादा, कभी कभी इंटेंसिटी कम। तो कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम, इसको कहते हैं बीट्स, देहाती में विस्पंद कहते हैं। और कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं कम, पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। ये दोनों इंटरफेरेंस और बीट्स दोनों किसका कमाल है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव का। वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए। सुपर इम्पोज को देहाती में, सुपर इम्पोज को शुद्ध हिंदी में कहते हैं अध्यारोपण। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण। अध्यारोपण हिंदी है लेकिन बड़ी टफ लग रही है, इसको देहाती में कहते हैं लादना। अब ज़्यादा समझ में आ गया होगा, लादना, एक दूसरे के ऊपर सवार कर देना, ये है सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोज करना। तो सुपर पोजिशन है क्या? जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में होता क्या है, जैसे कोई ढालू सरफेस है, स्लोपर, और उस पर आप साइकिल चलाते हुए जैसे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। और कोई आपका जान पहचान का कोई परिचित आकर के धीरे से, बिना पूछे, बिना परमिशन के धीरे से कैरियर पर बैठ जाए, तो क्या होगा? तब हल्का से मुड़ेंगे आप भी मुस्कुराएंगे, वो भी मुस्कुराएंगे, फिर चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके चेहरे पर हल्की से स्माइल, अरे कहाँ, वो भी कह देगा कुछ, अरे ऐसे ही चल रहे थे, फिर अपना साइकिल चलाते हुए, पैडल मारते हुए चले जा रहे हैं। सीन जरा याद करिए, रिकॉर्ड करिए मन में। वापसी में मार्केटिंग आप कर चुके, फिर शाम के समय आप वापस घर जा रहे हैं, फिर उसी चढ़ाई से की बार गुजरना है, समझ पा रहे नहीं? अब की बार साइकिल पैडलिंग ऐसे कर रहे हैं, रिक्शे की तरह से कैरियर सीट कवर छोड़ करके खड़े होकर चला रहे हैं, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसी में आकर कोई सवार हो जाए फिर से, तब मुस्कुराहट के साथ नहीं, तब गुस्से के साथ उसको देखेंगे, है कि नहीं? भाव बदल जाएगा आपका। सुपर पोजिशन, ध्यान दीजिएगा। आते समय ढालू सरफेस, नीचे आते समय जब कोई बैठता है तो उस समय क्या, साइकिल की स्पीड बढ़ जा रही, घट जा रही? बढ़ जा रही। और उसी सरफेस चढ़ाई के समय जब वापस आ रहे हैं, अब कोई सवार हो जाए तो साइकिल की स्पीड बढ़ गई, घट गई, घट गई। ये इफेक्ट होता है। सुपर पोजिशन में हमेशा बढ़ने वाला ही नेचर नहीं, घटने वाला भी होता है। इंटेंसिटी माने होता है तीव्रता, उसका तेजपन। तो साउंड की इंटेंसिटी आप सीख रहे हैं, तो साउंड की इंटेंसिटी, दो साउंड सोर्स हैं और उनकी वजह से अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो प्लेस टू प्लेस, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहीं कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं कहीं पर घट जाती है। और जहाँ इंटेंसिटी बढ़ेगी वहाँ खूब अच्छे से गाना सुनेंगे, और जहाँ घट जाएगी वहाँ कहेंगे अरे चलिए वहाँ आगे चलते हैं, है कि नहीं? ये है इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, और यही इंटेंसिटी में जो वेरिएशन होता है, दिस इज रेफर टू इंटरफेरेंस। लाइट का इंटरफेरेंस सीख रहे हैं, तो लाइट के इंटरफेरेंस में दो लाइट सोर्स लिए जाएंगे और उनकी वजह से कोई स्क्रीन कर्टेन वगैरह रहेगा, कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मतलब चमकीली, वहाँ पर पट्टियाँ बनेंगी, चमक होगा, दिखाई देगा। अब कहीं पर इंटेंसिटी एकदम कम, इंटेंसिटी कम मतलब वहाँ डार्क होगा, अंधेरा।
तो वहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज का। इंटरफेरेंस में लाइट में सीख रहे हैं तो जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे, जहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी, अंधेरा होगा, काला काला होगा या धुंधला होगा, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बोलेंगे। नया नया वर्ड इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, ये इंटरफेरेंस क्या है? क्या इंटेंसिटी का वेरिएशन है, पॉइंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, प्लेस टू प्लेस, कहीं कहीं पर। अब कभी कभी हो जाए तो बीट्स हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन होता है तो बीट्स। इंटरफेरेंस और बीट्स के लिए शर्त क्या है जरा समझिए। दो वेव हो और वेव फिलहाल इस तरह से साइन वाला इक्वेशन लिख चलता है, ए साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये कोई वेव है, तरंग का इक्वेशन है। दूसरी कोई वेव है वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। तो चलिए दो वेव है तो y1 y2 बोल दिया। इसमें ओमेगा को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई चीज़ सचमुच में घूम रही है, चल फिर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी, और नहीं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। बस फर्क नहीं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई जनरेटर से अगर डेवलप किया जा रहा है, जनरेटर इंजन से चला करके डायनमो से, तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी जनरेटर की, नहीं तो एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। यूनिट वही है, रेडियन पर सेकंड ही होता है, लेकिन टर्म बदल दे रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दो वेव सुपर इम्पोज करें, एक दूसरे पर लाद दी जाए और दोनों की क्या सेम हो? फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो क्या डेवलप होता है जी? इंटरफेरेंस। क्या डेवलप होता है? और दोनों का फ्रीक्वेंसी न सेम हो। जो पहले लिखा जाता है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। साइन या कास के पहले जो नंबर लिखा जाएगा, जो लेटर लिखा जाएगा, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। देहाती में आयाम, खाली आम नहीं, आयाम कहते हैं। क्या नाम है उसका? आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे दो वेव हों, y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, देख रहे हैं, और y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा, चलिए कोई नया टर्म कर दे रहे हैं, ओमेगा डैश टी, देख रहे हैं? नहीं, एम्पलीट्यूड सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो इसके सुपरपोजिशन से बीट्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होगा? दोनों सुपरपोजिशन की देन है। सुपरपोजिशन में कुछ नहीं, नेट जो इक्वेशन लिखते हैं वो दोनों का सम होता है, y1 प्लस y2। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? आयाम, एम्पलीट्यूड है। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। यही आधी लाइन के बाद इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो इक्वेशन दिया हो y1 y2 करके, नेट y क्या होगा? दोनों का सम, और दोनों का सम करना तो आगे प्लग करिएगा सम। दो इक्वेशन दिया हो x एक्सिस के लाइन x1 x2, तो नेट इक्वेशन क्या बनेगा? x इक्वल टू x1 प्लस x2। तीन तो है तो x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी तरह चलता है। चलिए, तो इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरी बात है? फ्रीक्वेंसी सेम हो कि डिफरेंट? सेम फ्रीक्वेंसी, बहुत ऊंची बात है। और बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, बीट्स के लिए डिफरेंस, और इंटरफेरेंस के लिए सेम होना चाहिए। ये बात याद रखिए। एम्पलीट्यूड मे आर मे नॉट बी सेम, एम्पलीट्यूड कोई चर्चा मत करिए, सेम है या नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और इसमें एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इंटरफेरेंस सीखने के लिए आए हैं। इंटरफेरेंस किस पर बेस्ड है? सुपरपोजिशन पर, दो वेव के सुपरपोजिशन पर। अब वेव में कौन कौन से वेव सीखना है? साउंड वेव, लाइट भी वेव है, लाइट भी वेव है। और इंटरफेरेंस किसका सीखना है? लाइट का। लाइट में वेव बिहेवियर होता है। सबसे पहले इस बात का खुलासा किया हाइगेंस ने, हालैंड के साइंटिस्ट हाइगेंस 1678 में, 1678 में ये बताया, अपनी थ्योरी प्रपोज किया, और एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले पहले साइंटिस्ट थे। बड़े नहाए धोए, बहुत यंग टाइप के साइंटिस्ट थे। उनका नाम ही था थॉमस यंग। क्या नाम था? थॉमस यंग। हाइगेन ने थ्योरी प्रपोज किया,
और एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले, प्रायोगिक प्रदर्शन करने वाले, प्रूफ करने वाले कौन साइंटिस्ट थे? यंग, थॉमस यंग। तो आपके यहाँ यंग का एक्सपेरिमेंट भी रखा गया है। तो लीजिए, लाइट में कौन सा नेचर होता है? लाइट में कौन सा नेचर? एक बहुत पुराने साइंटिस्ट 16वीं शताब्दी वाले आइजैक न्यूटन आए, तो उनसे पूछा गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो उन्होंने कहा देखिए भाई, जैसे ये टेबल है और ये 5 रुपये वाली गेंद है, गेंद को ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो ये जा करके टकरा रही है, टकराने के बाद ऐसे शर्मा गई, शर्मा करके वापस लौट आई। दिस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ बाल, ये बाल का रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से लाइट भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कणों से मिलकर बना, पार्टिकल से। न्यूटन ने ऐसा बोल दिया गलती में। न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट किससे बनी थी? पार्टिकल से। और वही पार्टिकल, जो लाइट वाले पार्टिकल हैं और जो मिरर है, उसके सरफेस के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसकी वजह से जो एंगल बनता है नॉर्मल साथ आई और ये नॉर्मल साथ दूसरी तरफ वाला आर, तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए सेम होता है। एक मैकेनिक्स में भी कैलकुलेट किया गया था। तो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और मिरर के पास जाता है तो रिपल्सन फील करता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से वापस लौट आता है सेम एंगल पर, सेम वेलोसिटी से। उस पार्टिकल का नाम नहीं दे पाए थे, उस पार्टिकल का नाम क्या रखा जाए? तो न्यूटन की इस थ्योरी को न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी बोला गया है। न्यूटन जी का कणिका सिद्धांत बाद में फ्लॉप गया। रिफ्रैक्शन को न्यूटन जी नहीं समझा पाए तो इनकी थ्योरी फ्लॉप गई। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन जब आए, 19वीं सेंचुरी की घटना थी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पता नहीं कैसे लोग जैसे शक्ल उकल देख करके या कैसे क्या उनकी हेयर स्टाइल, लोग कहते थे अरे न्यूटन आप तो आइंस्टीन की तरह लगते हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें उनको ऐसे बखान में ऐसे कह देते थे। आइंस्टीन बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन आइंस्टीन के कारनामों से जब दुनिया खुश होती थी तो लोग उनको जा करके, जो उनके बड़े बुजुर्ग होते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे और शाबाशी देते थे, अरे आइंस्टीन तो न्यूटन जैसा है। इस तरह से अब समझ सकते हैं कौन ग्रेट साइंटिस्ट था, न्यूटन की आइंस्टीन। आइजैक न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट थे, कई फील्ड में, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना हाथ मजबूत किया न्यूटन जी ने। तो न्यूटन की बातों को इन्होंने फिर से जैसे पुनर्जन्म की घटनाएं हों उस तरह से साबित करके दिखाया। आइंस्टीन आते हैं तो फिर से सपोज करते हैं कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी है और उस पार्टिकल का नाम फोटॉन है, क्वांटा या फोटॉन, जान लीजिए। अब आप बताइए, लाइट अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग किससे बनी है? फोटॉन से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और एक साइंटिस्ट और आए, ये जो हाइगन जी थे, हाइगन ने कहा कि लाइट वेव से बनी है। किससे बनी है? आप बताइए फिर लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से कि वेव से? किसको आप ज़्यादा फॉलो करें, किसको ज़्यादा? आइंस्टीन एकदम यंग स्मार्ट नई एज के बड़े साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन जी, और थॉमस यंग और ये जो इनके साथ में सपोर्टर थे हाइगन वगैरह, ये सब पुराने साइंटिस्ट हैं। तो आप हाइगन्स की थ्योरी फॉलो करेंगे कि आइंस्टीन वाली? क्यों हाइगन्स की? क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड है कि नहीं, पुराने साइंटिस्ट थे, वो हमारे फोर फादर थे, एंसेस्टर थे। सुनिए, इस तरह से नहीं। तो होता क्या है, हम लोगों को किसी पक्षपात करना नहीं आनी, नेतागिरी करने नहीं आए हैं। फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, घटनाओं की व्याख्या हो सके, है कि नहीं। घटनाओं की व्याख्या जो कर लेगा वो थ्योरी सक्सेसफुल है, और नहीं एक्सप्लेन कर पाया फ्लॉप। तो हुआ क्या, कुछ फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये लाइट की वेव थ्योरी से डील हुई। किस थ्योरी से? वेव। तो ये हाइगन थ्योरी जिंदाबाद, है कि नहीं। और कुछ फिनोमेना जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सब फिनोमेना की स्टडी लाइट की पार्टिकल थ्योरी, फोटॉन के रूप में अज्यूम करके तब स्टडी किया गया, तब उसका एक्सप्लेनेशन हुआ। समझ पाए कि नहीं। तो कुछ फिनोमेना वेव थ्योरी से, कुछ फिनोमेना पार्टिकल थ्योरी से।
दोनों से डील होती, इसलिए दोनों थ्योरी को समान ऐसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, समझ पा रहे नहीं। और दोनों को एक साथ लेके चलने वाले नए साइंटिस्ट आए, देव रागली, क्या नाम था, उन्होंने दोनों तराजू पर रखकर एकदम बैलेंस किया, भाई आपकी विजय हो, आपकी विजय हो, दोनों लोगों को एकदम बिल्कुल साथ साथ लेकर के चला, दोनों थ्योरी को एक साथ मैच करा दी। उन्होंने कहा कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल तो है ही, उसमें मास है, लेकिन चल पड़ता है तो उसमें वेव वाला बिहेवियर आ जाता है ना। तो लाइट उस जैसे ये कोई हाथ में कुछ मटेरियल लिए, तो मटेरियल लिया, कोई पत्थर का टुकड़ा है और आप पढ़ने में एकदम खूब एकदम मशगूल है, एकदम लगे हुए हैं, खूब मन लगा कर पढ़ रहे हैं, और ये टुकड़ा लेकर के और ऐसे तेजी से हमने थ्रो कर दिया, तो थ्रो करने आपको टच नहीं किया, एकदम नैरो स्क्रीपिंग हुई, बाल बचे बगल से कान जो आपका हल्का टेढ़ा था वो सीधा करते हुए निकल गया, है ना, ये छुआ भी नहीं कान को, तो आपको फील हो जाता है नहीं कोई मटेरियल पास से गया, फील हो जाता है, आप चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, अब तक तो लगा था, है कि नहीं। वो कैसे हुआ था, क्या मटेरियल मैसिव पार्टिकल, और गया तो आपको फील कैसे हुआ, साउंड प्रोड्यूस किए, और साउंड किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की, ये मटेरियल के अंदर वेव वाली प्रॉपर्टी है, समझ पा रहे नहीं। जैसे स्केल ले लीजिए, प्लास्टिक वाली स्केल या लकड़ी वाली स्केल, और उसमें एक जगह होल करके पेचकस से उसमें धागा बांध दीजिए, और धागा बांध करके ऐसे खूब ऐसे तेजी से सर्कुलर मोशन कराइए, खूब घनघनाहट के साथ खूब आवाज आएगी, है नहीं, है मटेरियल लेकिन प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, तो मटेरियल में वेव वाली प्रॉपर्टी भी होती है। तो लाइट में कौन सी प्रॉपर्टी, चलिए दोनों मान लेते हैं, पार्टिकल वाला माने फोटॉन वाली प्रॉपर्टी और वेव वाली प्रॉपर्टी, तो इसलिए बोला जाता है लाइट है कई नेचर, दो नेचर, ड्यूअल नेचर कह देते, ड्यूअल माने दो। और लोगों को मुंह पे टेप लगाना हो, बंद करना हो, जैसे कहेंगे लाइट है ड्यूअल नेचर, फिर लोग खड़े हो जाए मुंह खोल के से, कौन कौन सा दो नेचर, तो एक बार कहेंगे पार्टिकल का, एक बार कहेंगे वेव का, तो एक कई बार में से मुंह पे से टेप चिपका दीजिए जिससे बोल ही नहीं पाए, कह दीजिए कौन सा नेचर, वेव और कौन सा पार्टिकल। तो दोनों को जैसे विद्या धनालय संधि किया जाता है, विद्यालय बनता है, वैसे इसका संधि करा दिए, कंपोजिट वर्ड हो जाता है वेविकल नेचर। कौन सा नेचर, एकदम स्टैंडर्ड वर्ड। लाइट है कौन सा नेचर, ड्यूअल वुअल पुराना वाला छोड़िए, वेविकल कह देंगे तो समझदार आदमी पूछेगा कौन सा, तो आप खाली मुस्कुरा दीजिए, खाली जाने दीजिए, खुद ही समझ जाएगा। अच्छा, वेव एंड कल जो लगा है वो पार्टिकल के लिए आया है, समझ पा रहे नहीं। चलिए तो धीरे धीरे बातों को समझते हैं, शुरुआत करते हैं इंटरफेरेंस की, और इंटरफेरेंस खूब समझ में आए पहले डेफिनेशन सीखते हैं, फिर सुपरपोजिशन आधे लाइन का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है जी, नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों वेव को इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है, y = y1 + y2 होता है। तो पहले इंटरफेरेंस सीखा जाए, खास बातें पहले सुनिए। इंटरफेरेंस के लिए कितनी वेव चलें, दो वेव, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, सेम हो कि डिफरेंट, कि कुछ भी जब कुछ भी हो जाए तो क्या सेम डिफरेंट चक्कर पड़े हैं, लेकिन सेम क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अच्छा, सेम फ्रीक्वेंसी वाली दो वेव एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चले, तो क्या मीडियम में उनकी जो इंटेंसिटी होती है कहीं कहीं पर मैक्सिमम, कहीं कहीं पर मिनिमम हो जाती है। तो इस इंटेंसिटी में जो उतार चढ़ाव है, वेरिएशन है, दिस बी द इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की छोटी सी डेफिनेशन क्या है, वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव obtained by superposition of two waves having same frequency traveling in same medium in same direction known as interference। तो वेरिएशन इन इंटेंसिटी क्या है, चाहे दूसरे शब्दों में कह दीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का फिर से बंटवारा होने लगता है नए तरीके से। जान लीजिए ये है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन की छोटी वाली डेफिनेशन क्या है, संकरण, जिसको हम लोग सीखते हैं केमिस्ट्री में। संकरण क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों का मिलना, और मिला करके फिर इक्वल नंबर में बांट दीजिए आप। जैसे 4 ऑर्बिटल हैं, चारों की एनर्जी डिफरेंट है, तो चारों को मिलाइए, जैसे लड्डू है
लड्डू हाथ से बांधा जाता है, पता लगा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा पाहुर वाला लड्डू बहुत बड़ा हो गया, तो बच्चों में बांटेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। तो उसको चारों लड्डू कैसे थाली में लीजिए, उसे फोड़ दीजिए, फोड़ के मिला लीजिए। अब उसको बराबर 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 बांटिए, बराबर बराबर बांटिए, इक्वल इक्वल, फिर चाट बांट दीजिए, हो गया। अच्छा, किनको मिलाते हैं? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को मिलाते हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले? सेम था तो मिलाने की जरूरत है क्या थी? डिफरेंट एनर्जी वाले। और डिफरेंट में कितना डिफरेंस? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, विनिसिंग वाले लगभग इक्वल, नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल को मिक्स करिए और इक्वल नंबर में फिर से उसको बांट दीजिए। दिस विद द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की छोटी डेफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। लगभग समान ऊर्जा वाले को मिला करके एकदम ठीक ठीक समान ऊर्जा वाले में बांटने की जो प्रक्रिया है, दिस विद द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की मैचिंग होती है एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो लिखा जाए, लिखिए। वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर, एक नया नाम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इन रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट है, नतीजा जो मिल रहा है, उसका आंसर जो आ रहा है रिजल्टेंट वेव। और वो रिजल्टेंट वेव आए कैसे? दो वेव की मदद से, ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ 2r, 2 से ज्यादा रहेगा तब भी, मोर देन 2 वेव्स, मोर देन 2 वेव्स। रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ 2r मोर देन 2 वेव्स। अब क्या खास बात है उसको जरूर कोट करिए। हैविंग सेम क्या? फ्रीक्वेंसी, कामा प्रोपोगेट माने आगे चलना, बढ़ना, एडवांस करना, प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन। अब किस मीडियम में? इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, खामा, इसी का नाम है, वही पूरी हेडिंग, नोन एज इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस, जहां पर इंटेंसिटी हाई होती है उस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है या जीरो होती है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लाइन ड्रॉप करके ये नोट करके लिख लीजिए। पहला, पोजीशन where intensity of resultant wave, position where intensity of resultant wave be maximum
known as constructive interference, and where intensity be minimum, कामा, इसका नाम क्या है जी? known as destructive interference। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और लाइट का अगर इंटरफेरेंस है तो लाइट की इंटरफेरेंस में जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा तो वहाँ पर चमकीली चमकीली पट्टियाँ बनेंगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोल देंगे? ब्राइट फ्रिंज बोल देंगे। लाइट की इंटरफेरेंस में जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव माने इंटेंसिटी कम होगी, तो वहाँ धुंधली या काली काली पट्टियाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? डार्क फ्रिंज बोल देंगे। सेकंड पॉइंट, सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। यह जो नेट डिस्प्लेसमेंट है y इक्वल टू क्या? y1 प्लस y2, और भी कर दीजिए प्लस y3 कर दीजिए प्लस सो ऑन डॉट डॉट। y1 y2 y3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेव के डिस्प्लेसमेंट है अपने अपने इंडिविजुअल। और y क्या है? नेट, उसका रिजल्टेंट का। थोड़ी सी बात सीखते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी को देहाती में कहते हैं तीव्रता, तेजपन। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डिफाइन थोड़ा बड़े स्टैंडर्ड तरीके से होता है। इंटेंसिटी जैसे कमरे में कोई बल्ब, कोई लाइट नहीं जल रहा, केवल दरवाजे खिड़कियां लगी हुई, ये भी बंद हैं आज, तो दरवाजे को बहुत थोड़ा सा खोलिए, हल्का सा खोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा लाइट आएगी, थोड़ा और खोलिए और लाइट आएगी, थोड़ा और खोलिए और लाइट आएगी। दरवाज़ा पल्ला उखाड़ के बगल में रख दीजिए, खूब लाइट आएगी। तो जो दरवाज़ा की ओपनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे विंडो चौड़ा कर रहे हैं, खिड़की बढ़ा रहे हैं साइज, क्या हो रहा है? उससे इंटेंसिटी बढ़ रही है, तीव्रता है ना, तेजपन लाइट का। यानी लाइट में जो फोटान से आ रहे हैं उनके नंबर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटान्स बढ़ रहे हैं। चलिए, इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी भाई सीधी सी बात है, एनर्जी की तरह ही क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी एक जूल नहीं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। हमने जल्दी से बोल दिया, सुन पाए आप लोग? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। लिख लीजिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दो बार पर कह रहे हैं, पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी है, यानी आई लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? एनर्जी बाय एरिया और इनटू टाइम। यूनिट क्या बने, कुछ पता है? हाँ देख लीजिए, एनर्जी है तो जूल और एरिया है तो मीटर का स्क्वायर, टाइम है तो सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर और इनटू सेकंड। मीटर स्क्वायर और सेकंड नीचे ही है, या जूल पर सेकंड W/T, ये तो पावर की तरह चीज़ है जी, हम वाट बोल दीजिए, या वाट पर मीटर का स्क्वायर, ये आप याद रखिए। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या वाट पर मीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा पॉपुलर है इंटेंसिटी की यूनिट, वाट पर मीटर का स्क्वायर।
एनर्जी का फार्मूला, वेव की एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सिंस एनर्जी ऑफ वेव, ई का फार्मूला होता है टोटल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए को बोलते हैं, स्मॉल ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो यहां से क्या पता लगा, खाली रिलेशनशिप देखना हो किस तरह का रिलेशन है। ई प्रोपोर्शनल क्या लिख दें, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। और एनर्जी की प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल है, ए के स्क्वायर के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रा किए। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो पूरी बात बोलिएगा, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हमेशा पूरी बात बोला करिए, साफ बोला करिए। कुछ बात बोल करके ये मत कह लीजिए अरे समझ लीजिए या नहीं समझ पा रहे हैं क्या, ऐसे नहीं, पूरी बात बोलिए साफ साफ। कुछ लोग होते हैं, मैंने बोलते हिंदी में है लेकिन कहते समझ नहीं पा रहे हैं क्या। मैंने कहा कुछ रहे, जो कहेगा आदमी वही समझेगा, बिना कहे कैसे आदमी समझ पाए। जबरदस्ती करने लगते हैं। इसी तरह से कबीरदास जी के दोहों से बड़ा छेड़छाड़ हुआ है, रामायण की चौपाइयों से। कहा कुछ जाता है, जबरदस्ती कभी लोग दूसरा समझा देते हैं, है कि नहीं। जैसे कालिदास को, कालिदास की जो सांकेतिक भाषाएं थी, कालिदास महाकवि कालिदास के रूप में प्रचलित हुए, बाद में संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए। लेकिन शुरुआती दौर में उनके जो वक्तव्य थे, बातें थी, जो हाथ पांव के इशारे थे, बहुत एकदम ग्राउंड लेवल के थे, है ना। लेकिन बाद में उसका अर्थ ठीक ठाक बता करके उनको ग्रेट बना दिया गया, है कि नहीं। उनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा, नाम सुने कि नहीं। तो शायद किसी वार्तालाप में, जैसे वार्तालाप होता है, तो विद्योत्मा बताती हैं कि ऐसे एक अंगुली दिखाते हैं, तो एक अंगुली एक अंगुली दिखाती हैं, तो उनको लगता है करी ये हमें अंगुली दिखा रही है कि अभी आपकी आंख जो है हम तो उन्होंने गुस्से में कहा कि दो, ऐसे दोनों अंगुली कर दिया। तो बगल में विद्वान लोग लगे थे, ट्रांसलेटर, तो उन्होंने कहा ये क्या है। विद्योत्मा से पूछा गया, विद्योत्मा ने कहा कि ईश्वर एक होता है, गॉड इज वन, है ना। तो कहा भाई कालिदास जी ये क्या है। तो कालिदास को बोलने से पहले बगल वाले लोग जो विद्वान लोग थे बता दिए, कहा ईश्वर दो तरीके का होता है, आत्मा और परमात्मा, है ना, दो लोग विद्यमान है। तो उनका सही सही माने अच्छा वाला बात बताने लगते थे, ताकि उनके मनोभाव दूसरे थे, लेकिन उसको जबरदस्ती सही कर दिया जाता। चलिए यू ऑल आर यूनिक, यू ऑल आर गॉड लाइक। आप सभी दैवीय हैं, डिवाइन हैं, एकदम बेजोड़ है, मैचलेस। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट कभी किसी से नहीं मिलती सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग होती है। साइंस की बातें हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए। चलिए सो रहे हैं तो सोने दीजिए, बीच में झटके मत जगाइए भाई। झटके में एकदम चिमका दे रहे हैं, कौन है। चलिए ये समझ में आया। अब हेडिंग डालते हैं अच्छी वाली, थियरी।
थियरी ऑफ इंटरफेरेंस। थियरी ऑफ इंटरफेरेंस, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस क्या है कि दो वेव हो, उनको लेकर के एक वेव जो बनती है उसी के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी आपको करनी है। पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड बी, पहले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और दूसरे की भी ओमेगा ही होगी, क्योंकि ओमेगा में चेंजिंग नहीं आनी, वो सेम रहता है। लेट इक्वेशन ऑफ टू वेव्स, टू वेव्स बी y1 equals to a sin omega t, this will be the equation 1, और y2 equal to b sin क्या लिखें, ओमेगा टी। और बगल में अगर कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही तो उससे मत घबराइएगा, उससे मत घबराइएगा, उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बगल वाली? ये फाई क्या है? इनिशियल फेज है या इपोज कहते हैं, इनिशियल फेज या इपोज, ये फाई का नाम है। लेकिन दो, अच्छा होता क्या है, साइन के सामने जो भी एंगल लिखा जाता है उस पूरे एंगल का नाम होता है फेज। क्या नाम होता है? फेज। पूछा जाए फर्स्ट वेव का फेज कितना है, ओमेगा टी, सेकंड वेव का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, फाई। ज़्यादा इसमें फाई है कि नहीं? एक इक्वेशन लिख रहे हैं y इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये एक इक्वेशन है। बताइए इस इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई, फिर से दोबारा आप मत बोलिएगा ऐसा, फेज डिफरेंस नहीं है, पूरा पूरा फेज ओमेगा टी प्लस फाई है। डिफरेंस टर्म कहाँ सूट करता है? जब दो वेव दिया जाए, अकेले एक ही वेव दिया तो उसमें डिफरेंस वर्ड नहीं लगाएंगे। माने सही पूछने का तरीका क्या है, एक तो ये वेव दे दिया जाए 15 साइन ओमेगा टी, अब पूछा जाएगा बताइए फर्स्ट और सेकंड वेव में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 3। बोलिए इसमें प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दिया जाए, इसमें पाई बाई 3 था, अब कितना फेज डिफरेंस हो गया, पाई बाई 6। पाई बाई 3 बोले तो 60, पाई बाई 2 मीन्स 90, इसमें 60 ऐड है, इसमें 90 ऐड है, तो गैपिंग तो 30 डिग्री की है, पाई बाई 6 की। समझ पा रहे हैं नहीं? तो फेज साइन या कोसाइन के सामने का जो फ्रंट का टोटल एंगल है उसका नाम क्या है, फेज। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, दो वेव लिखी उनके बीच की जो गैपिंग होगी, है ना, उनके एंगल का दूसरे एंगल से सब्ट्रैक्ट कर ली, वही फेज डिफरेंस है। जैसे ये लिख दें साइन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है माइनस पाई बाई 3, दूसरा है y इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। बताइए फेज डिफरेंस कितना है, 90 पाई बाई 2। अरे इसमें 60 सब्ट्रैक्ट है और इसमें 30 ऐड है, जब गैपिंग लेंगे डिफरेंस लेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ओमेगा टी कैंसिल, तो माइनस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस पाई बाई 2। तो डिफरेंस वर्ड नेगेटिव नहीं, डिफरेंस नेगेटिव नहीं लिखते तो पाई बाई 2 बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी दोनों के बीच गैपिंग अब ज़्यादा होगी। ये जैसे हार्जेंटल लाइन को आप ओमेगा टी बोले तो ओमेगा टी से कम है और ओमेगा टी से ज़्यादा, दोनों बीच में तब ऐड होगा ना। समझ पा रहे हैं नहीं? पर्टिकुलर एक इक्वेशन दे करके ओमेगा टी के साथ जो जुड़ा घटा रहे एंगल उसको फेज डिफरेंस मत बोलिएगा। कब बोलना है? जब दो वेव रहे, दो वेव की इक्वेशन होता है। हाँ, अगर इसका नाम कोई पूछ ही लेकिन नहीं बताइए फाई क्या है, पूरा क्या है, फेज, और जिसमें से केवल फाई क्या है तब कहेंगे उसको इनिशियल फेज। कैसा फेज? इनिशियल मतलब जब शुरुआत, जब घड़ी चलना शुरू की, स्टार्टिंग में टाइम जीरो पर पूरा नहीं जीरो, तो साइन ये पार्ट जीरो, फाई आ जाएगा नहीं, यानी कुछ न कुछ एंगल बचा है तो वो इनिशियल एंगल है। इनिशियल एंगल को कहते हैं इनिशियल फेज या इपोज कहते हैं, आदि कोण, शुरुआत का, प्रारंभ का जो एंगल था वो टाइम जीरो होने पर भी जो बचा है इसका नाम क्या है, फाई का नाम क्या है, इपोज। क्या बोलते हैं? या इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे?
किसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन नंबर 2 पहले नहीं दिया गया, कहा गया फाई क्या है, तो कहेंगे पूछे इनिशियल फेज, और कहा जाए पहले और दूसरे को देख करके जरा झांक के बताइए फाई क्या है, तो कहेंगे फेज का डिफरेंस है कि नहीं। चलिए अप्लाइंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाइए तो क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो अलग अलग वेव का डिस्प्लेसमेंट है उनका, उनके सम के इक्वल, y इक्वल टू y1 प्लस y2, ऐड करिए लाभ उठाइए, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके लिए y1 a साइन ओमेगा टी प्लस ये कितना b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये सेकंड वाले में जरा साइन वाला फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी का जानते हैं, साइन a प्लस बी हमें पता है, हम बता रहे हैं, साइन a प्लस बी होता है साइन a कास बी प्लस कास ए साइन बी, लिख दे रहे हैं, इसी बहाने सीख भी लीजिए, साइन a मतलब ओमेगा टी, कास बी मतलब फाइव, अब प्लस, अब कास साइन लिख दिए, एंगल वही रहेगा, कास ओमेगा टी, यहाँ साइन लगा दिए, इंटू साइन फाइव, ये है फार्मूला। अब यहाँ से b की एंट्री कराइए और कुछ सिमिलर टर्म को बाहर लीजिए, a साइन ओमेगा टी, यहाँ से अब b की एंट्री कराइए तो प्लस b साइन ओमेगा टी कास ऑफ फाइव, प्लस b की एंट्री वहाँ भी कराइए तो b कास ओमेगा टी साइन ऑफ फाइव। थोड़ा सा टर्म पहला वाला लेक्चर हल्का सा टफ लगेगा लेकिन है बड़ा मज़ेदार, फिर दूसरा वाला एकदम खूब रफ्तार में चलना शुरू करेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, तब आप समझेंगे इंटरफेरेंस से डरना फालतू में हम लोग डर था, अनायास हम लोग फोबिया फील करते थे इससे। चलिए तो यहाँ लिख दे रहे हैं y इक्वल टू क्या भाई, यहाँ से देखिए जरा, साइन ओमेगा टी यहाँ है, साइन ओमेगा टी यहाँ है, बाहर ले लें, चलिए यहाँ से साइन ओमेगा टी बाहर ले रहे हैं, ब्रैकेट में क्या लिख दें, a प्लस बी कास फाइव, ए जहाँ अंडरलाइन किए हैं इनको एक साथ लिया गया, बाकी उसको अलग रहने दीजिए, इसमें से कास ओमेगा टी बाहर ले रहे हैं, सब इंटू ही तो है, इंटू बी साइन फाइव को अलग लिख दे रहे हैं ऐसे ब्रैकेट में, सही है। दिस विद क्वेश्चन नंबर 3। कुछ बातें सपोज करें उसको मानिएगा आप भी, लेट ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है a प्लस बी कास फाइव, इसको बोल दे रहे हैं आर कास थीटा, दिस विद क्वेश्चन नंबर 4, एंड अगला वाला जो ब्रैकेट लिखा गया है b साइन फाइव, इसको बोल दे रहे हैं आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 4 और 5 जरा 3 में रखिए तो कुछ मैटर हल्का हो जाए, बहुत हैवी दिख रहा है। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 रखिए, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, वी हैव y इक्वल्स टू कितना भाई, आर कास, आर को भरिया लीजिए, आर साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी रहेगा जी, भूल गए, यहाँ ओमेगा टी है बाहर, हाँ आर साइन ओमेगा टी और कास थीटा, प्लस इसके जगह आर साइन रखना है, आर कास ओमेगा टी और साइन थीटा, फाइन है अब थीटा आ गया, होल सोल में से क्या कम ले लीजिए यार, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी और साइन थीटा। कोई याद करे साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले को, और उसी में सेट हो रहा है कि नहीं, साइन ए कास बी प्लस वही से पलट गया कास ए साइन बी, तो ये तो साइन ए प्लस बी फार्मूला होता है, कोई रट्टू थोड़ी है हम लोग कि वही वाला बोलेंगे साइन ए प्लस बी,
सिचुएशन को देखते हुए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कह देंगे, सही रहेगा। दिस बी द इक्वेशन नंबर 6। यही फाइनल इक्वेशन है, यही रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। 2 इक्वेशन दिया गया था y1 और y2, और हम लोग उसको तोड़ते मरोड़ते एकदम बिल्कुल ऐंठते हुए एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, y में आ गया। देख लीजिए, अब r और थीटा का इवेल्युएशन कल होगा। r और थीटा, r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, थीटा क्या है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट वेव एंड फाइनल वेव। ये थीटा किसके बीच का फेज डिफरेंस है, फर्स्ट एंड फाइनल के बीच। फाई किसके बीच का फेज डिफरेंस, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच। इतना नोट करिए, आगे कल सीखा जाएगा। आगे कल क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।